नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजेश कुमार खंडेलवाल कंसल्ट वॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं और सीए परवीन शर्मा जी आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन टू कंफ्यूजन। प्रेजेंट में जीएसटी में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं, जैसे कि आईएफएफ के अंदर आउटवर्ड सप्लाई फाइल कर दी, परंतु जीएसटीआर 1 में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। 2A से आईटीसी मिलेगा या 2B से आईटीसी मिलेगा। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस आ रहा है। एचएसएन कोड के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। ई इनवॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम मैं और परवीन शर्मा जी मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। परवीन शर्मा जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। परवीन शर्मा जी। Thank you, Rajesh sir, and thank you Consult Voice for giving another opportunity here. बहुत अच्छे तरीके से आपने इलेबोरेट किया सर कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में, हमारी वर्किंग के अंदर, और कल मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों के अंदर हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। बहुत सारी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने आप पूछ सकते हैं यहाँ पे आप पूछ लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर सुनहरा मौका आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे बैठ करके विद इन एन आवर के अंदर आपकी जितनी भी क्वेरी जीएसटीआर 1 और 3B से रिलेटेड है, हम यहाँ पे जरूर आपके सॉल्व करके जाएंगे। सर यहाँ पे जो सिनेरियो जो प्रॉपर पिछले 1 तारीख से लेकर के आज हम 9 तारीख पे बैठे हैं, इस 9 दिनों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आए, क्वेरीज आई, कॉल्स आई, मेल्स आई कि सर आईएफएफ के अंदर मैंने जो जनवरी और फरवरी का जो डेटा B2B का जो फाइल किया है वो मेरे जीएसटीआर 1 में पॉपुलेट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जब QRMPS स्कीम आई थी उसमें यही कहा गया था कि जो भी B2B का जो डेटा होगा तो फर्स्ट 2 मंथ में आपको फाइल करना है, फिर जीएसटीआर 1 में वो डेटा पॉपुलेट होकर के रिफ्लेक्ट कर देगा, आपको अगेन वो अपलोड नहीं करना है। बट समहाउ हम और आप प्रोफेशनल भाई और बहनों सबने 31 मार्च को हम बैठे थे, पर 31 मार्च को एक एडवाइजरी जीएसटीएन की तरफ से आई। वो हम जानना चाहते हैं सर कि आईएफएफ के अंदर जो मैंने डेटा जो B2B का जो अपलोड किया था जनवरी और फरवरी पीरियड के अंदर, वो डेटा मेरा 1 में नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन मेरा, क्या वो डेटा B2B का डेटा मुझे अपने जीएसटीआर 1 की मार्च क्वार्टर में लेना होगा या नहीं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में यही भी उठता है कि मुझे और कौन सा डेटा अपनी मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 1 में देना है? सर प्लीज। परवीन जी देखिए, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि जीएसटीआर 1 की जो डेट है बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो जनवरी की आईएफएफ फाइल हुई है, फरवरी की आईएफएफ फाइल हुई है, तो वो फाइल तो कर दी। अब एक क्वेश्चन इसमें ये आया कि भाई जीएसटीआर 1 में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ सभी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कि आपने आईएफएफ जो फाइल किया है ना, वो अगर उसको मैं ये तो नहीं कह सकता वो जीएसटीआर 1 है, लेकिन आप उसको एक तरह से जीएसटीआर 1 का छोटा भाई समझे, उसको जीएसटीआर 1 की छोटी बहन समझे। क्योंकि अगर आपने आईएफएफ के अंदर वो फाइल कर दिया तो अब आपका जो मार्च क्वार्टर एंड होने के बाद में आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उसमें वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएसटीएन की ऐसी बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो डेटा दोबारा रिफ्लेक्ट हो। तो जो आपने आईएफएफ सबमिट कर दिया, फाइल कर दिया, वो फ्रीज हो चुका है। इसी तरह से फरवरी का भी जो आपने फाइल कर दिया, सबमिट कर दिया, फाइल कर दिया, वो भी फ्रीज हो चुका है। अब जो आपके बैलेंस इनवॉइस बच गए वो वाले जो आपने किसी भी वजह से जनवरी में रिफ्लेक्ट नहीं किए आईएफएफ में, या फरवरी में रिफ्लेक्ट नहीं किए जब आपने उसकी आईएफएफ भरी, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो टर्नओवर थी उस पीरियड में 50 लाख रुपए से ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर एक उन्होंने कंडीशन लगा रखी थी आईएफएफ के अंदर, आप केवल 50 लाख रुपए तक की टैक्सेबल सप्लाई, जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, उसी का डेटा दिखा पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने सबमिट किया है, फाइल किया है जनवरी का आईएफएफ, फरवरी का आईएफएफ, तो आपको केवल जो बैलेंस आपके मार्च के आउटपुट सप्लाई के जो इनवॉइस बच गए वो, और जो B2C के इनवॉइस है वो, और जो जनवरी फरवरी में आपने फाइल नहीं किए वो, केवल यही आपके जीएसटीआर 1 में
जाएंगे। अच्छा प्रवीण जी, इसमें एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि कई जो रजिस्टर्ड पर्सन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईएफएफ केवल सेव कर दी, जनवरी की सेव कर दी, फरवरी की सेव कर दी। अब वो ये कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था कि फाइल भी करनी है, सबमिट भी करनी है। तो सर उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जीएसटीआर 1 की जो डेट है बहुत नजदीक आती जा रही है। जी बहुत सही कहना है सर, क्योंकि यहाँ पे 3 केसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि जीएसटीएन ने ही हमें समझाया है कि सबमिट का मतलब क्या होता है और फाइल का मतलब क्या होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आपने सेव बटन सेव किया है, कहने का मतलब जनवरी और फरवरी का B2B का जो डेटा आपने अपलोड किया था, सिर्फ वो पुट कर दिया, सिर्फ वो पुट किया है, सबमिट नहीं किया और फाइल भी नहीं किया, तो जीएसटीएन की एडवाइजरी ये कहती है और जीएसटी का पोर्टल ये कहता है कि सर अगर आपने सेव नहीं किया, आप वहां पे एक रीसेट का बटन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए, डेटा पॉपुलेट होकर के जीएसटीआर 1 में आ जाएगा, आपको कहीं डेटा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, यहां पे जो डिलीटेड रिकॉर्ड्स है ना वो 1 में आ जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सबमिट का बटन दबा दिया बट फाइल नहीं किया, ओहो ऐसा भी तो हो सकता है कि ओटीपी नहीं जनरेट हुआ उस वक्त, मैंने सबमिट कर दिया था फाइल नहीं किया। अगर सबमिट कर दिया था फाइल नहीं किया तो आपको पहले वो फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा सिस्टम में जा चुका है, फ्रीज हो चुका है, आपको पहले वो फाइल करना पड़ेगा। कोई लेट फी नहीं है, यहाँ पे बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि आईएफएफ इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी, कोई लेट फी उसकी नहीं है। सबमिट बटन आपने किया था, आप उसको पहले फाइल करो, डेटा पॉपुलेट होकर के 1 में अब आएगा या नहीं आएगा वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट केस सेव था, सेकंड केस सबमिट का था और थर्ड केस यहाँ पे अब फाइल्ड का है। फाइल्ड अगर आपने आईएफएफ कर दिया, और राजेश सर हमने डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी, जो डेटा हमने आईएफएफ में जो फाइल कर दिया वो डेटा 1 में अगेन पॉपुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी पोर्टल पे जा चुका है। और अगर आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा डेटा मेरा आईएफएफ में गया था और कौन सा डेटा मुझे 1 में देना है, क्योंकि हो सकता है ना कि सर मेरे बहुत सारे नंबर्स ऑफ द इनवॉइसेस हैं, मेरे पास 100 नंबर्स ऑफ द इनवॉइसेस है, छोटे छोटे इनवॉइसेस हैं, कुछ B2B के थे कुछ B2C के थे। मैं क्या करूंगा, आपको एक सीधा यहां पे कैलकुलेशन बता देता हूं। पूरे क्वार्टर का, जनवरी से लेकर के मार्च, पूरे क्वार्टर का जेसोन आप अपलोड कर दो, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बीजीए सिस्टम बताता है कि आईएफएफ में जो आपका डेटा गया है ना, बीजी जो सॉफ्टवेयर है उसमें बताता है कि जो आपका आईएफएफ में जो डेटा गया है उसको छोड़ करके बाकी डेटा अपलोड करना है, आप उसको क्लिक कर दो, वो एक एक्सेप्शन है। बट कहीं ना कहीं अगर जनवरी फरवरी मार्च का डेटा आपको चेक करना है, कि मान लीजिए 100 नंबर ऑफ द इनवॉइसेस हैं, 60 नंबर ऑफ द इनवॉइसेस मैंने अपलोड किए थे, कौन से 60 किए थे, क्या वो वैल्यू सही गई थी, आपको क्या करना है, पूरे क्वार्टर का जेसोन अपलोड कर दीजिए। आपको क्या दिखाएगा कि जो डेटा आईएफएफ में जनवरी फरवरी मंथ में गया था वो प्रोसेस विद एरर शो कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटा ऑलरेडी आईएफएफ में जा चुका है, वो डेटा ऑलरेडी आईएफएफ में जा चुका है, उसको आप डिलीट कर दो, बाकी डेटा आपका बैलेंस डेटा है। B2C का डेटा जनवरी और फरवरी का, और मार्च का डेटा B2B और B2C का। तो ये 3 कंडीशन यहां पे आपको चेक करनी है कि मेरा डेटा सेव है, सबमिट है या फाइल्ड है आईएफएफ, तभी डेटा आपको 1 में लेके जाना है। यस सर। तो प्रवीण जी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने डेटा आईएफएफ के अंदर सबमिट और फाइल दोनों कर दिया है, जनवरी का भी और फरवरी का भी, तो जो क्वार्टर एंड अब आपकी जीएसटीआर 1 जारी है उसमें आपको डुप्लीकेशन नहीं करना, नहीं दिखाना है। अब एक क्वेश्चन और भी है, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि वो पहला क्वार्टर था, पता ही नहीं चला कि लास्ट डेट कब निकल गई, लेकिन अब हमारा QRMPS को लेके सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल मई और जून। अगर आप इस QRMPS से बाहर आना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है 30 अप्रैल। अगर आप 30 अप्रैल तक क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऑप्शन से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपने ऑप्शन को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वार्टरली में थे, आप ऑप्ट आउट करके मंथली में आ जाएंगे और इसकी लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल है। तो अभी आपके पास में टाइम है, मैं तो कहूंगा अगर आपको करना है तो अभी कर लीजिए, लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें। और एक चीज मैंने प्रैक्टिकली अभी देखी,
जो अभी मैंने विजुलाइज किया पोर्टल पे जाके, कि जो आपने कैश डिपॉजिट किया था ना, जब आप GSTR 3B फाइल करेंगे क्वार्टरली QRMP एक्ट के केस में, तो वो आपको डायरेक्टली एडजस्टमेंट वाले कॉलम में दिखाएगा। वो आपको दिखाएगा कि आपका इतना ऑलरेडी कैश जमा हो चुका है और आपको इतना कैश पे करना है। तो सर प्रवीण जी, ये तो बात हुई QRMPS की। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, और वो क्वेश्चन सभी रजिस्टर्ड पर्सन को हिट कर रहा है, क्योंकि ये QRMPS तो केवल सिलेक्टेड के लिए थी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, कुछ पर्सन का क्या कहना है, सर GSTR 1 13 तारीख से पहले फाइल कर दी सप्लायर ने, और जिसका क्वेश्चन है वो है रिसिपिएंट। अब वो ये कहता है सर जो 2B है वो तो 13 को डाउनलोड होनी है, 13 की रात को डाउनलोड होनी है। जब वो 14 को अपने ऑफिस में आता है, डाउनलोड करता है, वो कहता है जी GSTR 1 तो उसने क्या किया 12 को या 13 को फाइल करी है, लेकिन 2B में नहीं आ रहा, 2A में आ रहा है। और जबकि जब हमने 13 तारीख को 2B डाउनलोड करी, क्योंकि 13 से पहले तो करनी नहीं है हमें, जब 13 तारीख को अगर हम कर सकते हैं तो हमें लास्ट मंथ वाला डेटा मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बताइए कि अगर किसी ने 11 को फाइल की GSTR 1 तो क्या 2B में आएगा जब वो 13 को डाउनलोड करेगा 13 की रात को। यदि उसने 12 को फाइल करी, GSTR 1 की बात कर रहा हूं मैं, IFF की बात नहीं कर रहा। इसी तरह से मान लीजिए उसने 13 को फाइल करी और रिसिपिएंट ने 13 को रात को डाउनलोड किया, तो सर ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है कि 11, 12, 13 को GSTR 1 फाइल हुई और 13 को 2B डाउनलोड हुआ तो उसका डेटा नहीं आ रहा, मतलब 11 तक वाला आ रहा है, 12 और 13 का नहीं आ रहा। प्रवीण जी सर इसमें GSTR 1 की ड्यू डेट 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए अलग है। कहीं ना कहीं सिमिलरली IFF की ड्यू डेट 1 से 13 के बीच में फाइल होगी। अगर मैं 14 को फाइल करूंगा तो वो डेटा उस मंथ के 2A और 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा सामने वाले रिसिपिएंट को। कहीं ना कहीं कि जो मेरी जो ड्यू डेट है उस तारीख की रात पे, आइदर ऑफ दिस, या तो 11 तारीख है या 13 तारीख है, आइदर ऑफ दिस, कि उस तारीख पे जो GSTR 1 की जो ड्यू डेट है उस तारीख लास्ट डे ऑफ दैट, इसका मतलब रात के 12 बजे तक वो वहां पे फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे जब मैं अपना 2A या 2B चेक करूंगा तब मुझे वो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब वो फाइल्ड होगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यस नो का बटन आपको दिखाई देगा एज अ रेसिपिएंट के 2A और 2B के अंदर। आपका सवाल कहीं ना कहीं ये भी होगा कि सर मेरे 2A के अंदर डेटा आ रहा है और 2B के अंदर नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो हम पीछे डिस्कशन हमारा ये होता हुआ आ रहा था कि कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि सामने वाली पार्टी ने, सप्लायर ने GSTR 1 लेट फाइल करी हो, वो डेटा आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डेटा आपका एलिजिबल क्रेडिट नहीं है उस पीरियड का। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि 2A के अंदर जो डेटा होगा वो आपका एक कह सकते हैं, अब 2A और 2B का डिफरेंस आपको पीछे हम काफी समय से करते हुए भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कि 2B जो है वो एक स्टैटिक डेटा होगा और 2A जो है वो एक कहीं ना कहीं डायनामिक डेटा होगा। 2A चेंज हो सकता है बट 2B चेंज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरी है कि मुझे डेटा 2A से पिक करना है ITC लेने के लिए या 2B से पिक करना है। एक क्वेश्चन हमारे सामने भी आ रहा है सर कि 2A से डेटा पिक करना है या 2B से डेटा पिक करना है। कहीं ना कहीं जो रूल्स इन फोर्स है, रूल 36(4), वो ये कहता है कि 2A प्लस आपका 20, 10 और 5% का क्राइटेरिया आपको चूज करना है। 1 जनवरी 2021 से 2A प्लस 5% आपको करना है। एक CBIC का पीछे से ट्वीट भी आया था जो कहीं ना कहीं इस बात को घुमा देता है कि आपको 2B का डेटा पिक करना है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 2A देखो या 2B देखो, 2A के अंदर से आप एलिजिबल क्रेडिट निकाल लो और 2B आपका एलिजिबल क्रेडिट है, वट एवर द केस में बी। सो 2A में से एलिजिबल क्रेडिट आप निकाल लो प्लस उसके अंदर 5% कर लो। रूल 36(4) आपको एप्लीकेबल करना है ITC लेने के लिए। तो परवीन जी, ये एक जी परवीन जी, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कई बार क्या है कि सप्लायर ने 12 तारीख को GSTR 1 फाइल किया जी, GSTR 1 उसने 12 को फाइल किया, लेकिन 2B जब वो 13 को डाउनलोड करता है तो नहीं आता, उसमें 2B के अंदर नहीं आता जो क्रेडिट है, लेकिन 2A में आ जाता है। तो उसका जो आंसर है, मैं ये इसमें ये ऐड करना चाहूंगा
कि GSTR1 की डेट कौन सी है सर, 11 तारीख है। 11। तो GSTR1 अगर आपने 11 तक फाइल कर दी है तो वो आपका 13 को जो 2B डाउनलोड होगा ना उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आपने GSTR1 12 को फाइल किया है तो जब आप 13 को 2B डाउनलोड करेंगे तो उसमें नहीं आएगा, वो अगले महीने की 2B में आएगा, क्योंकि IFF फाइल करने की डेट 13 तारीख है, GSTR1 फाइल करने की डेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डेडलाइंस है कि मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा अगर सामने वाला सप्लायर QRMP में नहीं है तो उसकी ड्यू डेट 11 तारीख है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू फॉलो अप विद योर सप्लायर कि आप टाइमली रिटर्न फाइल कर दीजिए क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगी। मुझे वो डेटा 12 तारीख को या 13 तारीख को रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए 2A और 2B के अंदर। और जब आपका सामने वाली पार्टी QRMP में है, सप्लायर आपका QRMP में है, तो यू हैव टू फोर्स योर सप्लायर दैट आप अपना जो डेटा है आपके जो क्वार्टरली है, इंस्टीड ऑफ क्वार्टरली आप IFF में अपना डेटा को फिल कीजिए ताकि 14 तारीख को मुझे वो क्रेडिट मिल सके और मैं 3B में उसका क्रेडिट ले सकूं। तो कहीं ना कहीं सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है। अभी हम जो ये बातें कर रहे हैं QRMP और इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है कि HSN कोड से रिलेटेड, क्योंकि सर इसमें मैं थोड़ा और इलेबोरेट और स्पाइसी कर देता हूं ताकि हमारे व्यूवर्स को इससे ज्यादा नॉलेज मिल सके। सर मैंने जो B2B का जो डेटा IFF में फाइल किया था जनवरी और फरवरी का, वहां पे मैंने HSN कोड की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी थी, B2B की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी थी। जब मैं मार्च क्वार्टर का GSTR1 फाइल करने बैठ रहा हूं तो व्यूवर्स का क्वेश्चन ये है कि HSN कोड ऑफ द क्वार्टर जनवरी, फरवरी और मार्च, क्या इन तीनों पीरियड का मुझे इकट्ठा कंसोलिडेटेड क्यूमुलेटिवली मुझे अपनी GSTR1 में देना है या मार्च का देना है या IFF में जो दिया है उसका नहीं देना, तो कौन सा देना है? ये सारे कंफ्यूजिंग है, उसका सॉल्यूशन राजेश जी के पास है। सर देखिए, आपको जब GSTR1 फाइल करेंगे तो कंसोलिडेटेड फिगर आपको देनी पड़ेगी जहां पे वो HSN की समरी मांगता है। तो आपका जो पहला महीना है, दूसरा महीना है, नेचुरल है, मार्च में तो आप GSTR1 फाइल कर ही रहे हैं, वहां पर तो IFF फाइल नहीं कर रहे, तो आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी उसका कंसोलिडेटेड फिगर आपको HSN वाइज या आपका जो अगर सर्विसेज है तो उसका और आपकी गुड्स है तो उसका आपको HSN की डिटेल वहां पर देनी पड़ेगी। प्रवीण जी, इसके साथ ही मैं दो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेना चाहूंगा इसमें। 1 अप्रैल 2021 से और जो चेंजेस आए हैं वो तो है ही है, बट दो इंपॉर्टेंट और चेंज है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चेंज है HSN कोड का और दूसरा है ई-इनवाइस के रिलेशन में। तो सर पहले मैं चाहूंगा व्यूअर्स को जो HSN कोड के रिलेशन में अमेंडमेंट आया उसे बताइए, उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताइए। जी सर, थैंक यू। दोस्तों, HSN कोड या SSC कोड, मैं HSN के बारे में बोलूंगा। HSN कोड के अंदर SSC कोड भी इंक्लूड है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एक तरीके की कोडिंग सिस्टम हमको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी है, कस्टम में भी और अपने GST में भी, ताकि हमारी एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। कहीं ना कहीं पीछे फ्रॉडलेंट चीजें जो सामने आई, जिसके लिए HSN कोड को इंप्लीमेंट करना जरूरी हो गया सरकार के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। यहां पे पहले जो चीजें हुआ करती थी, 1.5 करोड़ के तक टर्नओवर पे कोई आपको HSN कोड नहीं देना था। फिर लिमिट बढ़ी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ आपको 2 डिजिट देना है, फिर 5 करोड़ से ऊपर पे 4 डिजिट देना है, एक्सपोर्टर के लिए 8 डिजिट देना है। ये सारी रिक्वायरमेंट पुरानी थी। पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड में चेंजेस आ चुके हैं। HSN कोड में चेंजेस आ चुके हैं नोटिफिकेशन 78/2020 के द्वारा। क्या अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, मुझे अपनी B2B की इनवॉइस के ऊपर HSN कोड 4 डिजिट का देना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है
और अगर आपकी B2B की सप्लाई है, आपको अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर HSN कोड 4 डिजिट का देना जरूरी है। B2B में देना जरूरी है, B2C ऑप्शनल है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर 6 डिजिट का HSN कोड देना होगा। B2B में भी देना होगा और B2C में भी देना होगा। दोस्तों यहां पे अब आपका क्वेश्चन यहां पे है कि टर्नओवर कौन सा लेना है और किस पीरियड का टर्नओवर लेना है। यहां पे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट यहां पे कर देता हूं। यहां पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर पिक करना है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एवरीथिंग, यू नो, एवरीथिंग, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एवरीथिंग। एंड द ईयर आपको जो चूज करना है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब अगर आप 21-22 पे बैठे हो तो 2021 का पीरियड जो है वो आपको बेस लेना है। उस पीरियड के अंदर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट का HSN कोड, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट का HSN कोड आपको देना है। टैक्स इनवॉइस में देना है। सिमिलरली टेबल 12 ऑफ GSTR 1 में भी देना है। ये पहले आप नहीं दिया करते थे, पहले ये ऑप्शनल हुआ करता था, 9 में भी ऑप्शनल कर दिया गया था, बट अब नहीं होगा। आपको अपनी टेबल 12 ऑफ GSTR 1 में भी इंफॉर्मेशन देनी होगी। दिस इज द मेजर चेंज इन द HSN कोड। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट के ऊपर 8 डिजिट का HSN कोड है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर को भी आपको 8 डिजिट का HSN कोड भी यहाँ पे देना होगा। ओवर टू राजेश सर। तो प्रवीण जी, यहाँ पर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, सिर्फ एक ही ऐसा फील्ड है जहां पर ऑप्शनल है, वो है अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आपकी सप्लाई B2C है तो आपके लिए ऑप्शनल है, अदरवाइज आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है ना, एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा और एक क्वेश्चन और लेंगे डिस्कशन के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि HSN कोड को ढूंढे कहां से, ले कहां से, क्योंकि हर कोई ये पूछता है सर मेरा ये आइटम है HSN कोड बता दीजिए, ये मेरी सर्विस है सर HSN कोड बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि HSN कोड कोई आपको ऐसी चीज नहीं है कि आपने गूगल पे सर्च किया या आपने किसी फ्रेंड से फोन पे पूछ लिया। आपको अपने आइटम की नेचर, स्पेसिफिकेशन, यूज, जो कि HSN कोड के अलग अलग रूल्स है, इंटरप्रिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। एक नट बोल्ट है, नट बोल्ट आपका मोबाइल में भी यूज होता है, कार में भी यूज होता है, और आप चश्मा पहनते हो उसमें भी यूज होता है, साइकिल में भी यूज होता है, पंखे में भी यूज होता है, ट्यूबलाइट में भी यूज होता है। तो HSN कोड, और इवन वो आपका एज ए आइटम अलग भी सेल होता है। तो अब आप क्वेश्चन करते हैं सर नट बोल्ट का मेरा HSN कोड क्या होगा, बहुत मुश्किल है आंसर करना। तो डिपेंड ये करता है आप किस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उसका यूज क्या है, क्या बिना इंडस्ट्री के भी वो सेल करता है, क्या वो रॉ मटेरियल के रूप में सेल हो रहा है, उसके अंदर ऐसी फीचर्स हैं कि वो रॉ मटेरियल के रूप में भी मार्केट में अपनी अलग पहचान लगा के बिक सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ई रिक्शा है, ई रिक्शा आपको अलग अलग पार्ट्स में दिया जा रहा है, उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट बना दिए गए सिर्फ इसलिए ताकि पैकिंग इजी हो सके। तो क्या वो ई रिक्शा होगा, या ई रिक्शा पूरा पैक करके आ रहा है तो ई रिक्शा होगा? तो इतना आसान नहीं है इसका आंसर करना। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपकी GST की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, वहां पर आपको HSN कोड मिल जाएंगे। कस्टम की वेबसाइट है, वहां पर आपको HSN कोड मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का ना, जैसे मैं और एक इसमें एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए सर कि गलती किस तरह से होती है। गलती इस तरह से होती है, किसी के एक मतलब कंसल्टेंट के पास फोन आता है उसके क्लाइंट का, सर मुझे ना प्रेस का HSN कोड क्या होगा, प्रेस का। अब कंसल्टेंट ने क्या बताया, प्रेस उसने बता दिया, कौन सी प्रेस, जो न्यूज़पेपर वाली प्रेस जो अपना प्रिंटिंग प्रेस, उसका बता दिया। जबकि उसको क्या पूछ रहा था, जो कस्टमर था उसका ये पूछ रहा था वो आयरन जो प्रेस करते हैं। अब सर देखिए उसने पूछना क्या था, उसने बताना क्या था। तो बहुत मुश्किल है आप HSN कोड के बारे में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बारे में। उसने पूछा सर शीशे का HSN कोड क्या है, अब ग्लास का क्या है, अब ग्लास स्टील का ग्लास है, शीशे का ग्लास है, या पीतल का है, किस चीज का है। तो सर बहुत मुश्किल है इसका डायरेक्टली आंसर करना, और HSN कोड बड़ी सावधानी से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रवीण जी इसमें जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया भी HSN कोड मैंडेटरी है। अब मान लीजिए वो जहां पे मैंडेटरी है वो HSN कोड मेंशन ही नहीं करता इनवॉइस में, तो क्या एप्लीकेबिलिटी होगी
सप्लायर के ऊपर प्रोविजंस की और रिसिपिएंट के ऊपर प्रोविजंस की, इसके बारे में बताइए। सर जहां तक रूल्स इन फोर्स है, आपको अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर जो भी 17 आइटम है वो आपके उस टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। सामने वाली पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी, टैक्स रेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सिग्नेचर, एवरीथिंग। और उसमें एचएसएन कोड के बारे में भी लिखा है। और अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूल टैक्स इनवॉइस का जो रूल्स है उसका नॉन कंप्लायंस अगर होता है, इसका मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जो टैक्स इनवॉइस के अंदर होना चाहिए वो अगर नहीं होता, आपको 4 डिजिट का देना था, आपने 2 डिजिट का दे दिया, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी, आपने 4 डिजिट का दे दिया, ऐसी कोई गलतियां आपने कर दी, पहला केस यहां पे क्या होगा कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन हो जाएगा, 50,000 की पेनल्टी भी लग सकती है, इवन और भी चीजें हैं, प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो सकता है। यहां पे दिक्कत, अब यहां पे एक दिक्कत नहीं है सप्लायर को, रिसिपेंट भी यहां पे सफर होगा, क्योंकि वो वैलिड इनवॉइस नहीं होगा। और अगर वो वैलिड इनवॉइस नहीं होगा, आई एम नॉट बीन एबल टू अवेल दैट क्रेडिट ऑन दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, मुझे उस इनवॉइस के ऊपर क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। सिमिलरली अभी राजेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ई इनवॉइसिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ई इनवॉइसिंग के द्वारा अगर मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और अगर मैं इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी में आता हूं और अगर मैंने अपनी ई इनवॉइसिंग की जो मैंने टैक्स इनवॉइसेस इशू किया है उसमें अगर आयरन नंबर नहीं देता तो रूल 48 के द्वारा वो वैलिड इनवॉइस नहीं होगा, आपको उसको भी क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ओवर टू राजेश सर, कुछ हमें नई बातें ई इनवॉइसिंग के बारे में बता दीजिए। प्रवीण जी, मैं ई इनवॉइस के बारे में तो बताऊंगा, उससे पहले जो आपने इतनी बढ़िया चीज बताई ना कि वो जो अपना रूल के अंदर लिखा हुआ है और वो आइटम आपके इनवॉइस पे नहीं है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सर मैंने कहा आपके इनवॉइस पे 17 आइटम होने चाहिए, उनमें से कोई एक आइटम नहीं है। अब आपके पास है मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है, मान लेते हैं 2000 रुपए के नोट में 32 आइटम आते हैं, 32 आइटम है, मैंने एग्जांपल ले लिया, हो सकता है 22 हो सकता है 1000 हो, मान लीजिए 22 आइटम है। अब उन 22 आइटम में से एक आइटम नहीं लिखा हुआ या प्रिंट नहीं है, तो क्या वो 2000 का नोट है या 500 का जो नोट है, क्या वो वैलिड होगा? क्या आप मार्केट में चला पाएंगे? सर इनवॉइस भी कुछ इसी तरह से है, एज गुड एज कैश है वो, क्योंकि उस पर आपका आईटीसी है, आप B2B बायर है, आपको आईटीसी क्लेम करना है। जिस तरह से आप एक फेक नोट को मार्केट में नहीं चला सकते ना, उसी तरह से अगर आपका इनवॉइस वैलिड नहीं है तो उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे कई बार रजिस्टर्ड पर्सन लाइटली लेता है। राइट। और अगर आपकी ऑडिट होती है, चाहे वो एक ऑडिटर गवर्नमेंट का ऑडिटर हो, डिपार्टमेंट की तरफ से हो, या आपका अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, वो करता है, तो कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपको क्रेडिट मिल सकता था एक छोटी सी गलती की वजह से, अब मैंने छोटी सी क्यों कहा, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया ना, गलती तो बहुत बड़ी है। जब 2000 रुपए का नोट जेब से जाता है ना, पता लगता है फेक है, बहुत दुख होता है। आईटीसी में तो आप सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, पीस ऑफ पेपर है। सर पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो बिल्कुल कैश के बराबर। तो प्रवीण जी का एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट कि ई इनवॉइस की जो एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। देखिए ई इनवॉइस सबसे पहले उन पर्सन पर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा थी उन पे एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबिलिटी आ गई उन रजिस्टर्ड पर्सन पर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से अबव थी। और 1 अप्रैल 2021 से किन पे एप्लीकेबल हो गया, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से अबव थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भैया 500 करोड़ की टर्नओवर, 100 करोड़ की टर्नओवर और 50 करोड़ की टर्नओवर कौन से फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे? देखिए जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से। अगर मैं 50 करोड़ वाले रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन की 50 करोड़ वाले रजिस्टर्ड पर्सन की बात करता हूं जिसके एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ है और उस पर एप्लीकेबिलिटी आई 1 अप्रैल 2021 से, तो 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो फाइनेंशियल ईयर्स है उनमें किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो उस पर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। अब गलती कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, बताता हूं आपको।
ये पॉसिबल हो सकता है आपका 18-19 में मान लीजिए 60 करोड़ की टर्नओवर थी, 1922 में सिर्फ 2 करोड़ की रह गई, 2021 में 1 करोड़ की रह गई, बिजनेस आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस पीरियड में कब से 1 अप्रैल 2021 से आप पे ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर ईयर में 1 जुलाई 2017 के बाद 50 करोड़ क्रॉस कर गई थी, इसलिए मैंडेटरी हो गई। तो प्रवीण शर्मा जी एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पर, लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? उनका ये कहना है सिर्फ ये जो अपना ई इनवॉइस है ना, ये सिर्फ टैक्स इनवॉइस के केस में ही एप्लीकेबल है। मतलब कि आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो आप ई इनवॉइस बनाएंगे। क्या और भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करने होते हैं और वो ई इनवॉइस की तरह इशू करने होते हैं? क्या डिलीवरी चालान पे भी इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल है? क्या डेबिट क्रेडिट नोट पे एप्लीकेबल है? क्या रिफंड वाउचर पे, क्या रिसीट वाउचर पे, क्या पेमेंट वाउचर पे भी एप्लीकेबल है? इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। इसमें जीएसटीएन की जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे जो सामने आता है, वो कहता है कि कौन सी सप्लाईज के ऊपर आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। तो उन्होंने कहा है कि सर B2B की इनवॉइसिंग, आप किसी एसईजेड को सप्लाई करते हो, चाहे विद पेमेंट ऑफ जीएसटी चाहे विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, आप एक्सपोर्ट सप्लाई करते हो विद पेमेंट ऑफ जीएसटी या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, या कोई आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो, इनके केस में आपको ई इनवॉइसिंग करनी जरूरी है। आपका क्वेश्चन है कि B2C के ऊपर करनी है, नहीं करनी। आपका क्वेश्चन आती है कि नील रेटेड सप्लाई के ऊपर करनी है, नहीं करनी। आपका अगेन क्वेश्चन आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर करनी है। तो सर यहां पे कहना मैं चाहूंगा कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जीएसटी ने इशू किया था, उसमें साफ साफ इतना लिखा था कि सर क्या ये टैक्स इनवॉइस है? नहीं। अगर नील रेटेड सप्लाई, अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मेरी अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है तो उसके ऊपर आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी, बट आपको एक्सपोर्ट सप्लाई के ऊपर ई इनवॉइसिंग करनी हो। थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में भी बताएं सर। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अगेन फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, B2B की सप्लाई से रिलेटेड होगा तो आपको करना ही होगा, क्योंकि वो उसका पार्ट है, टैक्स इनवॉइस का पार्ट है। और अगर आपकी B2C से रिलेटेड कोई आपके B2C के ऊपर नहीं करना, तो उसी से रिलेटेड क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिलेटेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर भी इनवॉइसिंग नहीं करनी। तो सर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आए कि जो टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इनके केस में ई इनवॉइस वाले ही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। मींस टैक्स इनवॉइस के केस में ई इनवॉइस का जो पोर्टल है वहां पर जाके आप इनवॉइस जनरेट करेंगे। इसी तरह से डेबिट नोट के बारे में भी आपको अपना डेबिट नोट का IRN जनरेट करना है, क्रेडिट नोट का भी आपको IRN जनरेट करना पड़ेगा। आप अगर SCZ सप्लाई कर रहे हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। B2C सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, रिलेटेड सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। तो ये ई इनवॉइस के रिलेशन में क्वेश्चन थे। प्रवीण जी एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप ये ध्यान से देखना, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट GSTR 1 अब 11th तक जाने वाली है। तो आप पार्टिसिपेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो इस GSTR 1 और 3B में ध्यान रखे जाए? प्रवीण जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, और कहीं ना कहीं ये हम पिछले काफी सालों से भी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, बट ऑल्सो आई हैव अ टाइम टिल September 21 GST रिटर्न। अगर आपकी कोई ऐसी सप्लाई है जिसके अंदर कोई अमेंडमेंट आपको करनी है, B2B की B2C में करनी है, B2C से B2B की करनी है, एक सुनहरा मौका कि मार्च की क्लोजिंग तक उसको आप कंप्लीट कर लो। सिमिलरली अप्रैल टू फरवरी का टर्नओवर मैच करिए आप अपनी बुक्स वर्सेस GSTR 1। अगर कहीं उसमें प्लस माइनस है तो उसकी अमेंडमेंट आप इस क्वार्टर की GSTR 1 में कर सकते हो। सकता है
कि कुछ बिल्स आपसे रह गए, कुछ नंबर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स देना आप भूल गए, HSN कोड्स की समरी आप देना भूल गए, रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस आपने देना भूल गए, पेमेंट वाउचर्स की डिटेल देना भूल गए, रिफंड वाउचर्स की डिटेल देना भूल गए, तो वो आप अपनी GSTR1 इस क्वार्टर के एंड में आप दे सकते हो। ITC से रिलेटेड बात करूं, आपने क्या रूल 36(4) अप्लाई किया था? रूल 36(4) पहले जो 2A+10 अब 2A+5% हो गया, तो अप्रैल 20 से लेकर के दिसंबर 20 के बीच में जितना 3B वर्सेस 2A है उसकी आप वर्किंग कीजिए। 2A+10% आप क्राइटेरिया अपनाइए। अगर आपने किसी भी पीरियड में, किसी भी टैक्स पीरियड में ITC ज्यादा ले लिया होगा, उस पीरियड का रिवर्सल करते हुए या इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली जनवरी पे आप आएंगे, जनवरी फरवरी के अंदर आपको कैलकुलेशन सिमिलरली 2A+5% की करनी पड़ेगी। मार्च में आकर के उन सब चीजों का हिसाब आप अपनी 3B में दे सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पे भी आ रहे हैं कि सर बहुत सारी ऐसी एक्सपोर्ट सप्लाई मेरी टैक्सेबल सप्लाई में चली गई, टैक्सेबल वाली एक्सपोर्ट सप्लाई में चली गई। सर अब तो अगर आपकी कोई ऐसी एक्सपोर्ट की सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई में चली गई और आपकी कोई B2B की सप्लाई नहीं है, तो वहां पे आप चेंजेस तो कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी और भी कोई डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है, आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन एनुअल रिटर्न में ही मिल पाएगा। बट एक नया सर्कुलर पीछे आया था, मुझे याद नहीं कि सर्कुलर का नंबर क्या है, वहां पे वो इन्हीं बातों के बारे में कहता है कि ठीक है, अगर आपकी 3.1B में जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी वो आपने 3.1A में दे दी, गलती से चली गई, तो कहीं ना कहीं आपका रिफंड ब्लॉक नहीं होगा। सर्कुलर के माध्यम से आपको हम रिफंड इशू एंड कैश कर देंगे। ओवर टू सर, अगर मेरी तरफ से कुछ और चीजें, अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप दे सकते हैं। प्रवीण जी आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपने टच किए, मैं थोड़ा सा और उनके बारे में बता देता हूं। देखिए GSTR1 जब फाइनेंशियल ईयर में फाइल करते हैं ना, तो मैंने देखा है रजिस्टर्ड पर्सन क्या करते हैं, जो RCM का इनवॉइस होता है ना उसका नंबर देना भूल जाते हैं जी, तो उसका नंबर आप दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ये गलती अगर मान लीजिए हो गई, रह गई, तो आप आगे ठीक नहीं कर सकते। हमारा पर्पज आपको इस वक्त ये बताना है कि आप इस गलती को अगली रिटर्न तक ना ले जाएं। अगर मान लीजिए कोई ITC छूट गया आपका, आपके पास टाइम है 20 तारीख तक का, आप रिकंसिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो क्या होगा, आपकी मार्च की रिटर्न होगी तो मार्च की रिटर्न बुक्स के साथ रिकंसाइल हो जाएगी। आप क्रेडिट सितंबर तक ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जब वो अगली रिटर्न में जाएगा आपका, मान लीजिए वो अप्रैल मई जून जुलाई की रिटर्न में जाएगा, तो नेचुरल है सर, अगले टैक्स पीरियड में आपको रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका जो आउटपुट सप्लाई है उसके टैक्स इनवाइस नंबर है, आपका RCM का जो इनवाइस है उसके नंबर है। सर एक और गलती करता है रजिस्टर्ड पर्सन, वो क्या गलती करता है, डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान के नंबर नहीं देते अक्सर। तो सर ये मार्च की रिटर्न जानी है, आप डिलीवरी चालान देख लीजिए। डिलीवरी चालान सर आपके आउटवर्ड सप्लाई के रिलेशन में हो सकते हैं, अदर देन आउटवर्ड सप्लाई हो सकता है, इनवर्ड सप्लाई हो सकता है, जॉब वर्क आपने मटेरियल, जॉब वर्क के लिए आपका मटेरियल गिरा उसके रिलेशन में हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के आपने डिलीवरी चालान की सीरीज अगर चला रखी है तो उनकी डिटेल देनी है। एडवांस आया है तो आपको रिफंड वाउचर देना है, आपने रिफंड वाउचर इशू हो सकता है ना किया हो, आपको करना चाहिए था। मान लीजिए आपका कोई क्रॉस चार्ज का क्वेश्चन आता है, क्रॉस चार्ज में आपने क्या किया, क्रॉस चार्ज का आपने इनवाइस ही जनरेट नहीं किया, लेकिन गलती हो गई है, लेकिन आप अब अपनी गलती सुधार सकते हैं ना, GSTR 3B में टैक्स पे करके उसको। मान लीजिए आपने क्रॉस चार्ज मंथली इनवाइस जनरेट करना था, गलती हो गई, नहीं कर पाए, तो सर आप इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं। आप फरवरी के सॉरी जो मार्च की आपकी रिटर्न अप्रैल में जाने वाली है उसमें अपनी लाइबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर, रूल 42 और 43 के अंदर जो आपका रिवर्सल होना है ना, वो रिवर्सल सर आप मार्च में कर दीजिए। अगर आप मार्च में कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, और मार्च के बाद यानी अप्रैल मई जून में जाके करेंगे, क्योंकि आपको मंथ वाइज भी करना होता है, और रूल 42 के अंदर जो इनपुट और इनपुट सर्विस जो कॉमन यूज आता है उसका आपको फाइनली भी करना होता है। आपको ये भी देखना होता है कि आपने कम लिया ज्यादा किया, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं सर, जो अपना सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो नंबर 2 है ना, जो ये कहता है आपको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से 180 डेज में जो मटेरियल की पेमेंट है, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट है इंक्लूडिंग GST पे करना है। अब मान लीजिए आपका अपने सप्लायर, आपका जो सप्लायर है उसके साथ आपने क्या किया,
अकाउंट को बिल्कुल क्लोज कर दिया है, लेकिन बुक्स में पैसा पड़ा हुआ, आपकी एडजस्टमेंट हो गई, भाई आपको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए पेमेंट नहीं करनी। मान लीजिए आपने उससे 50 लाख का मटेरियल परचेज किया था और आपकी एडजस्टमेंट हो गई, भाई 5 लाख का जो अमाउंट है ये पे नहीं करना, ठीक है जी। जब आपने पे नहीं करना, अगर आपने पे नहीं करना, आपकी एडजस्टमेंट हो चुकी है उसके साथ, मटेरियल खराब था, वटएवर कुछ भी रीजन था, या उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, अब अगर ये प्रोवाइजो की मैं बात करता हूं तो आपको अपना आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उसने बोल दिया अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी तो आपका आईटीसी रिवर्स होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस पेमेंट को डिस्काउंट में डाल देते हैं, आप इस पेमेंट को क्या करते हैं, डिस्काउंट में डाल देते हैं, भाई आपको पेमेंट नहीं करनी, तो डिस्काउंट भी एक तरह से एडजस्टमेंट है, एज गुड एज पेमेंट है। अब मान लीजिए मैं ऑडिट कर रहा हूं आपकी सितंबर 21 में, मैं देखूंगा कि अरे भाई ये अकाउंट तो आपका पेमेंट नहीं हुआ, आप कहोगे नहीं सर एडजस्टमेंट हो चुकी, अब एंट्री तो डली नहीं है, बुक्स फाइनल हो गई, बैलेंस शीट बन गई, अब आप एंट्री भी डाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, एंट्री अगले पीरियड में डालेंगे। जब आप एंट्री अगले पीरियड में डालेंगे तो एक ऑडिटर कैसे ये मान सकता है कि ये एडजस्टमेंट हो चुकी थी? अगर एडजस्टमेंट हो चुकी थी तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालनी चाहिए थी ना। अगर मान लीजिए वो एडजस्टमेंट आपकी फरवरी में हो गई और बाई चांस मार्च में उसके 180 डेज पूरे हो रहे थे, अगर आपने फरवरी में कर दी तो रिवर्सल का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने मार्च में वो 180 डेज पूरे हो रहे हैं, आपने अप्रैल, मई, जून में जाके करी, तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपने क्योंकि इस डिस्काउंट के थ्रू एडजस्ट नहीं किया, तो ऑडिटर ये मान सकता है भाई ये नॉन पेमेंट है और इस पर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ सकता है। तो ये मतलब क्वेश्चन है जो अराइज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अराइज क्यों हो, इसी चीज के लिए तो हम आपको ये बता रहे हैं। वो एडजस्टमेंट आप मार्च में करिए ना, जो आपकी जीएसटीआर 3B आ रही है उसमें देखिए ना कि कितने आपके ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई, इनफैक्ट आपको पेमेंट करनी नहीं है, आपने तो एडजस्टमेंट करी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको जीएसटीआर 1 और 3B में ध्यान में रखने चाहिए। प्रवीण जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? नहीं सर, बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट हो चुका है चीज़ों का कि हमने सब अमेंडमेंट यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है जो 1 अप्रैल 2021 से जो होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ की जो वर्किंग है वो इस वीडियो में ज़रूर हमारे व्यूवर्स तक पहुंच जा चुकी है कि IFF, GSTR 1 एंड GSTR 3B के अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। जो आपने IFF में ले लिया वो आपको 1 में नहीं लेना, और जो आपने जो भी टैक्स पे किया होगा QRMP का, जब आप 3B फाइल करोगे तो उससे आप ऑफसेट कर दोगे, आपके कैश लेजर से पैसा निकल के सरकार के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे चीज सर कुछ और सवाल अगर है तो एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर गलती से मैं QRMP, गलती से क्या, अगर मान लो मैं QRMP स्कीम में हूँ और मैंने एनी अदर हेड में जाकर के पेमेंट कर दी, क्या उसका कुछ क्या कहूँ कि वो मेरे कैश लेजर में उसका मैं यूज कर सकता हूँ, या कहीं ना कहीं वो पैसा मेरा अदर हेड में पड़ा होगा? उसका कुछ ऊपर इलेबोरेशन कीजिए इसका। मैंने क्या है, अभी जब अपना प्रोग्राम ये स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक किया। एक केस में हमारे साथ में ऐसा ही हुआ, वो जो हमें QRMPS में पेमेंट करनी थी, रजिस्टर्ड पर्सन ने QRMPS का रीजन देके पेमेंट नहीं किया, एनी अदर में पेमेंट किया है। तो आज की डेट में जब हम उसका GSTR 3B, ऑल्दो अभी GSTR 2B नहीं आया है, बाद में फाइल करेंगे, लेकिन वहां पे उस अमाउंट को वो एडजस्टमेंट में दिखा रहा है कि आप एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। जो पेमेंट हमने एनी अदर में की उसकी भी, और जो रीजन विद QRMPS का वो दोनों को वो दिखा रहा है सर आज की डेट में। कल क्या होगा जब एक्चुअल फाइल करेंगे तो फाइनली पता लगेगा सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया कि कहीं ना कहीं मेरे कैश लेजर ही है वो, और उसका मैं यूज किसी भी पर्पस के लिए कर सकता हूँ। ऑल्सो अगर कोई व्यूअर्स की कोई क्वेरी हो आपके तरफ सर, राजेश सर, क्योंकि मेरे यहाँ से सब एक क्वेश्चन आया है मेरे पास सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट आए हैं, जो बजट आया था, जो फाइनेंस एक्ट बन चुका है अब 2021, जिसको अपने प्रेसिडेंट साहब की असेंट रिसीव हो चुकी है, तो क्या वो जैसे कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक नया क्लॉज AA इंसर्ट किया गया था, उसमें ये बता दिया गया था कि भाई जो सप्लायर है उसको उस तरीके से कम्युनिकेट करना है रिसिपिएंट को जो अपना सेक्शन 37 है उसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन एक और भी आ रहा है कि जो IGST एक्ट में अमेंडमेंट आया है
सेक्शन 16(2) में कि आपको गवर्नमेंट इन्फॉर्म करेगी कि कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देके एक्सपोर्ट कर सकता है या कौन से गुड्स और सर्विसेज को टैक्स देके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे 35(5) है वो डिलीट कर दिया, तो पहले 35(5) वहां से ले लेते हैं, ऑडिट से डिलीट कर दिया। तो क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो फाइनेंशियल्स हैं, क्या जीएसटी एक्ट में वो ऑडिट होंगे कि नहीं होंगे? क्या व्यू है सर आपका, क्या ये एप्लीकेबल हो गया नहीं हुआ? यहाँ पे मैं बताना भी चाहूंगा, अगर मैं यूनियन बजट 2019 की बात करूं, यूनियन बजट 2020 की बात करूं, यूनियन बजट 2021 की बात करूं, सर ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो बजट में प्रपोज किए गए, एक्ट में लाए गए, बट नॉट येट नोटिफाइड टिल डेट। जब तक नोटिफाइड नहीं होंगे, ऑल्सो सीजीएसटी एक्ट में नोटिफाई होंगे, साथ के साथ उसको अप्लाई करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को भी पास करना पड़ेगा, उसको नोटिफाई लाने के लिए, रूल्स इन फोर्स लाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी सर। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स तो है, बट कहीं ना कहीं सीजीएसटी एक्ट में भी अमेंडमेंट होगी और एसजीएसटी एक्ट में भी अमेंडमेंट होगी। सेंट्रल भी यहाँ पे नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन लेके आएगा, और स्टेट भी अपने एक्ट के अंदर भी नोटिफिकेशन लेकर के आएगा। जब दोनों नोटिफिकेशन पास होंगी तब जाकर के ये फोर्स होगा। राइट नाउ फाइनेंस एक्ट इज बीइंग पास्ड, बट जितने भी प्रोविजंस जो प्रपोज किए गए वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं। यहाँ पे भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जो पिछले बजट्स में थे वो भी नोटिफाई नहीं हुए, तो सरकार धीरे धीरे करके इसको नोटिफाई करते हुए चलेगी। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक पॉसिबिलिटी थी कि 1 अप्रैल से नोटिफाई होंगे कुछ प्रोविजंस, बट ऑल तो नहीं हुए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आने वाली है, क्या पता उसके अंदर कोई और एजेंडा हो। जो रिप्रेजेंटेशन गई है आफ्टर द पोस्ट बजट मेमोरेंडम, क्या पता उसके बेसिस पे कुछ और नई चीजें लेकर के आए। सो ऑल्सो अभी ये अबेयंस में है, अभी ये पाइपलाइन में है, अभी नोटिफाइड नहीं है। तो प्रवीण जी, इसमें मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि यूनियन बजट के अंदर जो प्रपोजल आए थे वो एक्ट बन चुके हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 पास हो चुका है, प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल चुकी है, लेकिन उसको अगर पढ़ेंगे ना आप तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो जीएसटी एक्ट के प्रोविजन है उनके लिए गवर्नमेंट अलग से डेट नोटिफाई करेगी। अब वो सारे प्रोविजन के लिए एक डेट भी हो सकती है और अलग अलग जो उसके क्लॉजेज हैं, जो उनके सेक्शन है 108 से लेके शायद 123 तक है, जो 16 के करीब अमेंडमेंट आई हैं जीएसटी और आईजीएसटी को मिला के, तो उनमें क्या है गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब आप ये देखिए, ये अमेंडमेंट आए सीजीएसटी एक्ट में, जैसे परवीन ने बताया, भाई सीजीएसटी एक्ट में अगर मान लीजिए नोटिफाई कर दिया जाए और एसजीएसटी में ना किया जाए, तो जैसे 35 सेक्शन अपना जो हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो अभी नोटिफाई नहीं हुआ, एक्ट बन चुका है, तो 2021 की ऑडिट होगी, कंफर्म होगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह से सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो वो डबल ए वाला क्लॉज आया है वो भी अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। इसी तरह से जो आईजीएसटी का सेक्शन 16 है वो भी अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। तो अभी कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ है। और एक चीज और है, अभी अलग अलग स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, तो जब तक इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती है तो वहां पर एसजीएसटी एक्ट कैसे पास होगा? जब वो एसजीएसटी एक्ट पास नहीं होगा तो सर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक अलग चले दूसरी अलग चले। जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों एक्ट पास हो जाएंगे, दोनों नोटिफाई, एक्ट तो पास हो गया सीजीएसटी, जब नोटिफाई होगा एसजीएसटी भी, तभी सर कोरिलेशन होगा और तभी वो एप्लीकेबिलिटी आएगी, तभी नोटिफिकेशन दोनों के एक साथ आएंगे। तो हमें अभी वेट करना पड़ेगा। तो अभी जैसे आप आईटीसी लेते आ रहे हैं वैसे आईटीसी लेते रहें, जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वैसे आप एक्सपोर्ट करते रहें। तो ऑडिट इस साल तो करनी है, अगले साल अभी देखेंगे कब नोटिफाई हो या नोटिफाई ना भी हो। प्रवीण जी बिल्कुल सही कहा सर, यही सब बातें हैं कि जीएसटी ऑडिट एज 2021 की करनी ही होगी जितना सामने देखा गया है। और 2A से रिलेटेड डेटा आपको रूल 36(4) ही फॉलो करना पड़ेगा। रिफंड से रिलेटेड मैटर्स अभी अलाउ नहीं है, आप जितना मर्जी हो रिफंड, जैसे मर्जी हो रिफंड, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है उस तरीके से चलेगा। एक सप्लाई की डेफिनेशन में चेंजेस आया था रिट्रोस्पेक्टिवली, वहां लिखा था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ऑल्सो अभी जो हमने बात करी कि नोटिफाइड होगा तभी तो रिट्रोस्पेक्टिव होगा, या वो रिट्रोस्पेक्टिव हो गया सर?
सर अभी नोटिफाई नहीं हुआ ना, एक्ट तो बन चुका है, नोटिफाई करेंगे क्योंकि फाइनेंस एक्ट में ही लिखा हुआ है, नोटिफाई करेंगे अभी सर वो एप्लीकेबिलिटी में आएगा। तो प्रवीण जी जो क्वेश्चन थे हमने उनका आंसर भी कर दिया और काफी सारे टॉपिक्स आपके साथ ले लिए, तो मुझे लगा कि ये हमारे व्यूवर्स को, पार्टिसिपेंट्स को डिस्कशन उनके फायदे का रहा है, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट में प्रोविजन है वो भी ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल कर रहे हैं मार्च 2021 की, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने टाइम दिया। और प्रवीण जी को मैं चाहूंगा कि जिस काम में ये आगे आए हैं सभी लोग आशीर्वाद दें अपना, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा जो जुड़े हैं। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो ये चैनल है कंसल्ट वॉइस यूट्यूब चैनल जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा सर वीडियो को भी और यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।